जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है और उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड है। टॉपिक का क्या नाम है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब हम मोस्टली आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये तो अपन बाद में करेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी क्लियर करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे नेबर्स है ना, या फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो दिखने में अलग है हमसे, फेशियल एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, बॉडी शेप अलग है, हेयर कलर अलग होता है, यानी कि हर इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, दिखने में अलग अलग दिखाई दे रहा है। टू शो डिफरेंट फॉर्म द इंडिविजुअल्स। अब देखिए, ये जो इंडिविजुअल्स है इनको एक लीगली आइडेंटिटी भी तो होती है ना, लीगल आइडेंटिटी देना भी जरूरी है, यानी अथॉरिटी से कि हर इंडिविजुअल्स एक अलग है। यानी ये नहीं कि ये नहीं बोल दिया जाए कि सभी इंडिविजुअल्स एक तरह से हमारे अलग अलग नाम होते हैं। आप क्लास के अंदर हो तो क्लास के अंदर भी आपको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। कई बार नाम सेम हो जाता है तो उसके आगे जो सरनेम है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आपका नेम सरनेम दोनों सेम हो गए तो फिर फादर्स नेम आपका यूज में लिया जाता है। क्यों? कि आपको क्या की जा सके, आइडेंटिटी की जा सके। तो ऐसे ही जो ह्यूमंस है, ह्यूमन की भी एक आइडेंटिटी करने के लिए, एक ह्यूमन से दूसरा जो ह्यूमन से उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए एक लीगली अथॉरिटीज दी गई है, एक लीगली आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंटिंग बोलेंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड होगा? अपने जो ये फिंगर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा अपने जो फिंगर्स होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के उभार बने हुए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इंक लेते हैं और अपन यहाँ पर इसको प्रिंट बनाएंगे ना, छाप बनाएंगे, प्रिंट करेंगे, तो हर इंडिविजुअल्स की वो शेप क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। हर इंडिविजुअल्स की शेप क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो अपन क्या देखिए, डेफिनेशन देखिए, टू गिव द legally identification and difference between individuals to printing of fingerprint, टू प्रिंटिंग ऑफ या प्रिंटिंग ऑफ फिंगर इम्प्रिंट, यानी छाप। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन, इन हर इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, दो के बीच में डिफरेंस करने के लिए जो उभार्स होते हैं, फिंगर पे जो उभार्स है जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग बोलते हैं। इनको इम्प्रिंट करना, इनको छापने पर सभी इंडिविजुअल्स की ये लाइनें हमें क्या दिखाई देगी? डिफरेंट टाइप्स की जो लाइनें बन जाती है। तो वर्ड क्या यूज करते हैं? फिंगरप्रिंट वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड है? फिंगरप्रिंट वर्ड यूज किया जाता है। फिंगर जो प्रिंट होगा, ये जो टेक्निक है ये गाल्टन की है। किसकी टेक्निक है? ये टेक्निक किसने दी है? गाल्टन ने इस टेक्निक को दिया है। कि गाल्टन क्या कह रहा था कि कोई भी इंडिविजुअल को कानूनी रूप देने के लिए, लीगली परफॉर्म करने के लिए, हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी लीगली हो, उसको कानूनी रूप से एक अलग से पहचान मिले, तो उसके लिए सभी इंडिविजुअल्स की जो फिंगर पे प्रिंट बनी हुई है, प्रिंटिंग बनी हुई होती है, उभार बने हुए होते हैं, इसके थ्रू उनको एक लीगली पहचान दी जाती है और वो पहचान को फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं, जिसको गाल्टन ने बताया था। ऐसे ही अब देखिए, हर इंडिविजुअल्स की फिंगर प्रिंट है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होता। किसी भी इंडिविजुअल्स का सेम नहीं हो सकता। हर इंडिविजुअल्स का अपनी अलग अलग इम्प्रिंट होती है। जैसे देखिए, अपने बहन भाई है ना, तो अपनी और अपने बहन भाई की जो प्रिंट है वो भी अलग होगी, सबकी अलग अलग प्रिंट होती है। चलिए, फिर उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं, वर्ड यूज करते हैं डीएनए फिंग, वो तो होती फिंगर प्रिंटिंग। अब क्या यूज कर लिया? डीएनए। अब डीएनए पे क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड है,
ये 2 स्ट्रैंड होते हैं और इन स्ट्रैंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, the sequence of the nitrogen base different in the different individuals, अलग अलग इंडिविजुअल्स में सीक्वेंस भी क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी। तो इम्प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए इज नोन एज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या बोल देंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोल दिया जाएगा। यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इम्प्रिंट ऑन ए पेपर ऑन ए सीट इज नॉन एज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात ये कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स है सब में डीएनए होगा, तो उन सब की सीक्वेंस सेम होती है। चाहे अपने हेयर से डीएनए ले लो, चाहे ब्लड से, प्लाज्मा से, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर डीएनए लिया जा रहा है तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, सेम होगी। बट अपने साथ में जो इंडिविजुअल्स होगा, ठीक है, अपने जो फैमिली मेंबर्स होंगे या जो नेबर वाले होंगे उनके साथ में ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब फैमिली मेंबर की आइडेंटिटी, यानी कहीं ना कहीं जाके वो सीक्वेंस सेम मिलेगी तब फैमिली मेंबर्स की आइडेंटिटी की जाती है, पर वो आइडेंटिटी करेंगे अभी। अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसने दी थी, तो ये दी थी एलेक जेफ्रे ने। किसने दी थी, आप ध्यान में रखोगे, एलेक जेफ्रे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसकी दी हुई है, एलेक जेफ्रे की दी है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड ए लीगल फॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट में अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि ये फिर मेथड्स, इसके प्रिंसिपल भी करेंगे, मेथड्स भी करेंगे, हर पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करते हैं प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो इसमें VNTRS फॉर्म पे क्या करता है, फंक्शंस करता है। V का मीन्स देखिए वेरिएबल, V का मीन्स वेरिएबल, N का मीन्स न्यूक्लियोटाइड, T का मतलब टेंडन, G का मतलब क्या हो गया, टेंडेंस, R का मीन्स रिपीटेड और S का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस। कि वेरिएबल मानी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की ऐसी सीक्वेंस है जो रिपीट होती रहती है। जैसे देखिए सीक्वेंस ACTCGCTGAC रिपीट नहीं हो रहा, कि पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रही है। यानी कि आपको पता है रिपीटेड सीक्वेंस हम लोगों ने एचजीपी में किया था ना, कि जो न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 100,000 टाइम बार रिपीट होते रहते हैं। तो किस फंक्शन पे काम करती है, VNTRS फंक्शन पे काम करती है। V का मीन्स वेरिएबल, न्यूक्लियोटाइड, टेंडम, रिपीट, सीक्वेंस पे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। क्योंकि स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, यानी स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते थे, रिपीट होते थे। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट इन द मैनी टाइम्स। चलिए प्रिंसिपल आपके ध्यान में रह गया। अब अपन और देखते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स और क्लियर करेंगे। किससे रिलेटेड बात करें अपन, प्रिंसिपल से रिलेटेड। देखिए एक जैसे चाइल्ड है, ये बच्चा है, ये इसका फादर हो गया और ये इसकी क्या हो गई, मदर हो गई। अब मदर से रिपीटेड जो सीक्वेंस है वो 6 टाइम, कोई सीक्वेंस वो कितनी बार रिपीट होकर आई है, 6 बार रिपीट होकर के आई। जैसे ACC ये सीक्वेंस, ये कितनी बार रिपीट हो जाए, 6 बार। एक बार ये और कर दो ACC और कर दो ACC, ऐसे कितनी बार रिपीट हो जाए, 6 टाइम रिपीट हो जाए। और फादर की कोई सीक्वेंस होगी होमोलोगस ऑर्गन की, जैसे ये X और ये X, इसकी सीक्वेंस तो कितनी बार रिपीट हो गई, 6 टाइम रिपीट होगी। और फादर की जो होगी वो कितनी बार रिपीट हो गई है, 4 टाइम रिपीट हुई है। और दोनों सीक्वेंस कहाँ आ गई है, चाइल्ड्स में आ जाती है। तो
वेरिएबल रिपीटेड हो गई ना, क्या हो गया, वेरिएबल रिपीटेड हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि एक चार्ट में हाफ करेक्टर्स किसके आ रहे हैं, फादर से, और हाफ करेक्टर्स किससे आ रहे हैं, मदर से। यानी सेम क्रोमोसोम्स की होमोलोगस, ये फादर का होमोलोगस, ये मदर का होमोलोगस, सेम होमोलोगस ऑर्गन के सीक्वेंस रिपीटेड होकर के चाइल्ड में आती है, तो एक चाइल्ड में दोनों के करेक्टर्स आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इसमें प्रोसेसेस कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काम कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल आराम से देखिएगा, मैं बात कर रही हूँ मैकेनिज्म या प्रोसेस की। देखिए आज लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी नेट में प्रॉब्लम चल रही थी, तो नेक्स्ट डे अपन ट्राई करेंगे लाइव क्लास लेने की। जैसे एक दिन हो रही है एक दिन नहीं हो रही है, ऐसे ही चल रहा है लाइव क्लास वाला। तो वरना उसमें तो थोड़ा सा क्या है, जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया क्या। अब देख, कल हमारी लाइव क्लास हो गई थी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो नेट में प्रॉब्लम आ रही थी। आज फिर नेट में प्रॉब्लम आ गई है, तो थोड़ा सा क्या है, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इसलिए लाइव क्लास हो नहीं पाती है। तो इसमें मैं रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर रही हूँ, तब आराम से समझ लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो में। चलिए, अब इस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आइसोलेट डीएनए, अपन क्या करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, डीएनए को आइसोलेट करना। टू आइसोलेट द डीएनए, ठीक है, टू आइसोलेट द डीएनए। डीएनए को क्या करें, आइसोलेट करें। अब डीएनए को आइसोलेट, बॉडी किसी भी पार्ट से आइसोलेट कर लो, हेयर से कर लो, सीमेन से कर लो, ठीक है, बॉडी किसी भी सेल से अपन डीएनए को क्या कर सकते हैं, सीमेन से, स्किन से, स्किन सेल से कर सकते हैं, हेयर से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस डीएनए को अब आइसोलेट करें कैसे ना, ये थोड़ा ना कि ऐसे ऐसे हेयर ले लिया, हाँ हाँ ये तो डीएनए ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तब क्या किया जाता है कि हेयर जो है उसकी पहले तो उसकी सेल निकाल ली जाती है। हेयर में फॉलिकल सेल्स वगैरह होती है, जैसे सीमेन है, सीमेन से सेल को अलग किया जाएगा। फिर वो जो सेल्स होगी उस सेल को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर रोटेट करवाया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता होगा, हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक क्या है, टूल्स होता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं। ये सभी पॉइंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के चल रहे जीन लेवल पे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ऐसे ट्यूब लगी हुई होती है, चार पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे पैरेलल ट्यूब लगी हुई होती है। इस ट्यूब में क्या डाल देते हैं, अपना जो भी सैंपल अपन ने ले रखा है। अब ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस ट्यूब में डालें तो इसमें बराबर में डालना पड़ेगा, चाहे इनको वैकेंट रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन टू ट्यूब में तो डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें सैंपल डाल दिया, जैसे सीमेन लिया है, ठीक है, आपने कोई भी सेल्स ले ली, स्किन सेल ले ली, हेयर से रिलेटेड ले लिया, ब्लड से रिलेटेड ले लिया, कोई भी सैंपल ले लिया, उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल देते हैं। फिर इसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते तो ये रोटेट करेगी, जैसे अपने दूध बिलोने वाली मशीन है वो रोटेट नहीं करती क्या, सेम ऐसे ही रोटेट करेगी। हाई रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन, अब हाई रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जब इसको रोटेट करवाएंगे तो सभी पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग हो जाता है, डीएनए अलग हो जाता है, आरएनए अलग हो जाता है, सभी पोर्शन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अपन ने क्या, वहां से अपन क्या आइसोलेट कर लेते हैं, डीएनए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बना, आइसोलेट द डीएनए for the many samples through the high speed refrigerator centrifuge। क्लियर होगी इतनी बात। सबसे पहले किसको आइसोलेट किया, डीएनए को। बट ये तो माइन्यूट अमाउंट में है भाई, डीएनए तो बहुत कम है, ये तो दिखेगा ही नहीं, तो प्रिंट बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैच तो कैसे करेंगे, मैच तो कर ही नहीं सकते। कब मैच, जब नंबर में ज्यादा हो तब तो मैच कर लिया जाए, तो ये माइन्यूट अमाउंट में है। तो सेकंड प्रोसेस इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, इसके नंबर्स को ज्यादा करेंगे। तो नंबर्स को ज्यादा करने के लिए एक और टेक्निक आती है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस।
ये एक मशीन होती है, इसमें डीएनए को डाल देते हैं और डीएनए की अपने आप ही क्या बन जाती है, कॉपीज बन जाती है। तो यहाँ पे डीएनए की बहुत सारी क्या बना लेते हैं, कॉपीज बना ले। ये टेक्निक है, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी टेक्निक से रिलेटेड, पीसीआर क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर में है। ठीक है, आप तो एक बार ये समझो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जिसमें कुछ ही टाइम्स में डीएनए की कॉपीज बन जाती। अब यहाँ डीएनए की क्या बना ली, कॉपी बना ली। अब आपको पता है डीएनए तो लंबा होता है, इसकी लेंथ तो ज्यादा है डीएनए की। अब इतनी बड़ी लेंथ वाले को अपन थोड़ा यूज में ले सकते हैं, तो फिर इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाता है, स्मॉल सेगमेंट में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते। तो डीएनए को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए एक एंजाइम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन, या बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज में ले रहे हैं। हाँ, इसके टाइप्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, सब बता दूंगी मैं आपको। आप तो एक बार समझो कि इस पे डीएनए की जो लेंथ है, इस लेंथ पे ये एंजाइम अपन काम में लेंगे और ये जो एंजाइम है इस डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, RFLP। RFLP, आर का मीन्स क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन। कौन सा एंजाइम यूज कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको स्मॉल पीस में तोड़ने का काम करता है। एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंट, क्या हो गया, फ्रेगमेंट। एल का मतलब क्या हो गया, लेंथ। आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, एफ का मतलब फ्रेगमेंट, लेंथ, और पी का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे रूप। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बना लेते हैं। अब ये कुछ फ्रेगमेंट छोटे होंगे, कुछ फ्रेगमेंट बड़े होंगे। कल मैंने सेगर मेथड के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि सेगमेंट कैसे बनाए जा सकते, तो वही मेथड यहाँ पर काम में आ जाएगी। एंजाइम कौन सा ले लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज में ले रहे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बना ली। अब ये जो डीएनए था, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको मैनी लेंथ में, जैसे कुछ की लेंथ छोटी बनी, कुछ की बड़ी बनेगी लेंथ, ऐसे टुकड़ों में टूट गया। ये देखिए, ये लीजिए, दो स्टैंड होते हैं ना डीएनए के, कुछ की इतनी बड़ी लेंथ बन गई, उसकी बिल्कुल छोटी लेंथ बनी। ये कैसे बनी, सेगर मेथड में किया था, जिसने नहीं देखा पीछे वाला वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि इसको किस फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन किया गया। तो देखिए, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया। अब हमें क्या पता चले कि हम कौन सी लेंथ काम में ले, है ना, किस टाइप की लेंथ, यानी स्मॉल लेंथ, लार्ज लेंथ, कैसे पता है कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो एक और टेक्निक आती है, उस टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या नाम है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी टेक्निक कंप्लीट है, इसका भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब आप देखिए, एक जैसे टूल्स है, मैं एक ऐसे टूल्स बना दूं, इसमें क्या लगे, इलेक्ट्रोड लगे हुए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या लगे, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। साथ में इसमें चेंबर बने हुए हैं, उस चेंबर के अंदर एगारोज है, चिपचिपा पदार्थ एगारोज है। अब ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट है ना, वो फ्रेगमेंट डाल दूं। अब जैसे ही डीएनए, तो यहाँ ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। डीएनए खुद नेगेटिव होता है, आप ध्यान में रखिएगा, डीएनए पे किसका, तो वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए, जो स्मॉल साइज के हैं, जिनकी साइज छोटी है, वो तो पहले दिख चले जाएंगे। ठीक है, इस साइज के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस के अंदर जो फ्रेगमेंट होंगे, उनका साइज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है।
किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इनका मूवमेंट होने लगता है। जो स्मॉल साइज के वो फास्टली से मूव कर जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसीलिए। ठीक है, जो लार्ज साइज के वो धीरे धीरे मूव करेंगे, तो स्मॉल साइज के पहले और लार्ज साइज के बाद में। लेकिन अब ये दिखे कहते ये तो सब सेम है, तो इसीलिए सेम है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में इस पे इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई डाली जाती है, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डाल देंगे, केमिकल डाल देंगे। यानी कि ये जो टूल्स है ना, इसमें जो अपने सैंपल ले रखा है, इस सैंपल पे क्या डाल दी, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दी। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद में इसको यूवी लाइट देंगे अपन, क्या देंगे, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट देने पर ये सभी के सभी सेगमेंट है वो येलो कलर में चमकने लगेंगे, ब्राइटिंग करेंगे, येलो कलर से ब्राइटिंग करेंगे। तो हमें जिस साइज का डीएनए सेगमेंट लेना है उस साइज के डीएनए सेगमेंट को अपन वहां से हटा लेते हैं। क्लियर होती इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखिए, जैसे मुझे इस साइज का डीएनए चाहिए, ये लिया, तो मैं इस वाले डीएनए को क्या करूंगी, यहाँ से कट करूंगी, साथ में एगारोज साथ में आएगा, चिपचिपा पदार्थ। अब मैं इसको यहाँ से कट करके एक थिन मेम्ब्रेन आती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे मैं छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ा, ताकि हमें प्योर डीएनए मिल सके, ताकि एगारोज को हटा दूं। तो डीएनए फ्रेगमेंट को किस पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। अब डीएनए फ्रेगमेंट को एगारोज के साथ में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना सर्दन ब्लोटिंग है, सर्दन ब्लोटिंग। डीएनए को आइसोलेट करने वाली टेक्निक का नाम होता है सर्दन ब्लोटिंग। ये कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस है कि सर्दन ब्लोटिंग में किस जेनेटिक मटेरियल को अलग करते हैं, तो डीएनए को करते हैं। ये 2-3 टेक्निक है, सब बता दूं, बट यहाँ पे अपन एक बार डीएनए की बात करें तो मैं डीएनए से रिलेटेड ही बताऊंगी। तो सर्दन ब्लोटिंग में किसको अलग करते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको अलग करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, हमें प्योर डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया, क्या मिल गया, प्योर डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिल चुका है। बट ये तो डबल स्ट्रैंडेड है, क्या है, ये तो डबल स्ट्रैंडेड है ना। अब डबल स्ट्रैंडेड कैसे अब बनाऊंगा, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर दिया है मैंने, ध्यान में रखिएगा। डबल स्ट्रैंडेड ए टी ऐसे होता है क्या, सी जी, जी सी, टी ए, सी जी, ये लीजिए, है ना। 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज। अब ये तो डबल स्टैंडर्ड है, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए। अब इसको एक केमिकल यूज किया जाता है जो डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ देगा। जैसे डीएनए यानी डीनेचुरेशन करवा देते हैं, यानी दोनों स्टैंड को अलग अलग कर देंगे। एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा। 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज। अच्छा, तुम लोग ऑनलाइन में बोर्ड नहीं होते क्या रे, चलो बीच में छोटी सी पॉइंट होते हो ना। जैसे आज मैंने ऐसे सुना था, किसी न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते करते बिल्कुल बोर हो चुके हैं। वो क्या कह रहे, केवल टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में इतना ही कॉम्बिनेशन हो पा रहा है, यस मैम, नो मैम, यस सर, नो सर। तो आप लोगों में भी तो ऐसा ही हो रहा है ना। एक दो क्लास में बैठे रहते हैं तो मैं पूछती समझ में आ गया, तो आप कहते हो आ गया, ऐसे ही बोलते ना। या फिर क्या कहते कि नहीं आया, इतना ही होता, काम है ना होता। तो मैं आपको फिर से समझाती, भाई अपन और कोई लैंग्वेज काम में लेते, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हो मैं उसी लैंग्वेज में समझाती। बट यहाँ तो क्या है, टेक्निक है, वैसे ही टेक्निक बोरिंग चलती है, बायोटेक्नोलॉजी है कि बायोटेक्नोलॉजी अपन करके नहीं दिखा सकते, मेन प्रॉब्लम ये होती। अब मैं आपको मेरा डीएनए कैसे निकाल के दिखाऊं, ये डीएनए है, नहीं दिखा सकती। उसको मैं 2 पार्ट में भी डिवाइड नहीं कर सकती, बट अपन इसको अपने माइंड में सेट कर सकते कि हाँ ऐसा होगा। तो आप लोगों को भी कॉन्टिन्यूअस दिखाना है कि हाँ ऐसा हो रहा है।
तो अब क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जो डीएनए मिला है उस डीएनए को अपन दो स्ट्रैंड यानी सिंगल डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कर लेती हूँ। मैं क्या कर लेती हूँ, डबल स्ट्रैंड को ये लीजिए सिंगल स्ट्रैंड में, जैसे ए सी जी टी सी, सिंगल स्ट्रैंड एक अलग ये हो गया, टी जी सी ए जी है ना, ये अलग हो गया, इसके साथ में ए के साथ में टी जी सी ए जी, ये दोनों स्टैंड अलग हो गए, दोनों स्टैंड अलग हुए, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन बोला जाता है। ठीक है, टेक्निक से हमें क्या मिल गया, दो स्टैंड मिल गए अलग अलग। अब आगे इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि एक प्रोब काम में लेते हैं, PROB प्रोब। अब ये जो प्रोब होता है, अब देखिए ये तो अननोन है, जो सैंपल हमने लिया है वो तो अननोन सैंपल है, हमें पता ही नहीं इसमें कौन से नाइट्रोजन बेस है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे, वरना इसमें जिस सैंपल या जो डीएनए लिया है वो अननोन है, उसके सैंपल नहीं पता कि इसमें क्या सैंपल है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट लिया जाता है, जिसमें क्या लगाए रहते हैं, क्या होते हैं, जिसके अंदर मैनी नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है। जैसे देखिए यहाँ पे टी जी सी ए जी ऐसे, और ले लेते हैं प्रोब, इसमें कुछ और सीक्वेंस डाल देते हैं, ए सी टी जी ए ऐसे। तो इसमें क्या किया जाता है, लास्ट में क्या होगा कि नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन पे सिंगल स्टैंड बना लिया, सिंगल स्टैंड बनाने के बाद में जैसे मैं इस नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन पे ये सिंगल स्टैंड बना दूं, ये वाला ले लूं, अननोन है, बस मैंने समझाने के लिए ले रखा है, अननोन है ना, हमें पता नहीं क्या है, अननोन है, तो मैंने क्या ले लिया, ACGT, ये अननोन सैंपल ले लिया। अब मैं यहाँ से ये जो प्रोब है ना, जिसको पता है आर्टिफिशियली यूज करें, तो ये सभी जो प्रोब है, इन सभी प्रोब को कहाँ छोड़ देते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे छोड़ देते हैं। इन प्रोब पे क्या है, जो अननोन सैंपल है उसके जो नाइट्रोजन बेस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है, AKTCG ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री यूज में लेते हैं। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री यूज में जैसे ATCGC, अब इस प्रोब को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे, जो प्रोब अपन ने लिया है वो तो नॉन है, उसमें पता है क्या सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस है वो इसके साथ में ऐसे मैच कर जाती है ना, यानी बॉन्ड बना लेती है, जा करके हाइब्रिड बना लेगी वो सीक्वेंस जा करके, तब तो डीएनए मैच हो रहा है, वरना डीएनए मैच नहीं होता। अब क्या पता चला डीएनए मैच हो गया, क्या, जहां पर डीएनए मैच होगा वहां पे ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा ब्लैक स्पॉट बनेंगे डीएनए उतना ज्यादा ही मैच हो रहा है, किस टेक्निक के अकॉर्डिंग, डीएनए फिंगर प्रिंट टेक्निक के अकॉर्डिंग, यानी एक्सरे देंगे, और जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर अपन ने क्या किया, प्रोब दे दिया, और प्रोब अभी यहाँ पे ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पहचान करनी है, इस पे क्या डालेंगे, एक्सरे डालेंगे, एक्सरे डालने पर जैसे मान लीजिए यहाँ ये मैच हो गया, एक्सरे डाली तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मैच हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, यहाँ जैसे मैच हुआ, अब यहाँ मैच नहीं हुआ तो ब्लैक स्पॉट नहीं बनेगा, तो जितने ज्यादा ब्लैक स्पॉट बनेंगे उतना ज्यादा ही डीएनए क्या होगा, मैच होगा, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसकी कॉपी बनाएंगे, है ना, उसके फ्रेगमेंट बनाएंगे, ठीक है, फिर फ्रेगमेंट को अपन साइज के अकॉर्डिंग आइसोलेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्रेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंग आइसोलेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में लेते हैं, फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे डालेंगे, सर्दन ब्लोटिंग है, वहाँ पे आइडेंटिटी नाइट्रोजन बेस प्रोवाइड करवाएंगे, इसको प्रोब बोलते हैं, फिर क्या देंगे, एक्सरे देंगे, एक्सरे देने पे क्या होगा, ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे, जितने ज्यादा ब्लैक स्पॉट बनेंगे उतना ज्यादा ही क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए अपन बात करते कि अपन को किसी की आइडेंटिटी करनी है ना, तो एक तो अपन क्या करेंगे, जैसे अभी देखिए कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि मेरे एरिया के पास में एक ऐसी घटना हुई थी
जिसके अंदर 2 कपल थे। कपल्स का मतलब समझ गए ना, फादर्स और मदर्स। क्या लिए थे? कपल्स ले लिए थे, है ना। अब ये जो एक वाला कपल्स, ये कपल्स है और ये कपल्स है, यहाँ एक चाइल्ड एक्चुअली की है ये ठीक है। ये कपल कह रहा है ये चाइल्ड हमारा है, ये कपल कह रहा है ये चाइल्ड हमारा। अब क्या किया जाए, किसको मानना चाहिए? फर्स्ट वाला कपल जो स्टोरी बता रहा है वो भी सही है, और सेकंड वाला जो कपल स्टोरी बता रहा है वो भी सही, वो भी मानने लायक बात है। इनके पास भी प्रूफ है, इनके पास भी प्रूफ है। अब क्या किया जाए? तब क्या किया गया, ये जो कपल्स है ना, इनका डीएनए लिया गया। वही टेक्निक, इनके डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड ले लिया, ठीक है। ये जो चाइल्ड है इसके डीएनए का भी क्या ले लिया, सिंगल स्ट्रैंड ले लिया। टेक्निक अभी समझाई थी वो थी सेम। ऐसे ही ये जो कपल है इनका भी डीएनए का ले लिया। अब क्या किया, इन दोनों को हाइब्रिड करवा के देखा, इन दोनों को हाइब्रिड करवा के देखा, तो जिसका ज्यादा मैच हुआ था वो चाइल्ड उसी का था, ठीक है। ऐसे जैसे क्रिमिनल टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें भी किए जाते हैं, बट इसके यूज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। किसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी, किसने डिस्कवर किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। नेक्स्ट डे हमारी ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, तो वहां पर अपन इसके यूजेस करेंगे, ठीक है, और साथ में ही और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे।